भी हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं और इस प्यारी सी सुबह में आपके सामने जो ज्योग्राफी क्लास है, इसका स्क्रीन पर आपके जो ये निर्देश आ रहे हैं, हर बार की तरह हम इसको इनको बताते हैं। बस इसमें स्पेशल बात बताने की है कि चैट का इस्तेमाल आप करें और अच्छी तरह से करें, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन ही आप इसमें ज़्यादा पूछें। अगर आपको ठीक से सुनाई ना दे रहा हो या कोई दिक्कत है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं और क्लास को पूरी स्क्रीन पर देखें। आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइग्रेशन का है, जिसको हम लेकर पहले चले हैं। पहली क्लास भी हमारी इसमें हो चुकी है। टॉपिक पर जाने से पहले हम हर क्लास की तरह आपको लेकर चलते हैं भारत दर्शन यात्रा पर। और भारत दर्शन की यात्रा आपको हमारे जो सहयोगी हैं पूनम नेगी मैडम, उनको साथ करनी है, उनके साथ में करनी है। और उनकी प्यारी सी आवाज़ के साथ में आप भारत दर्शन की यात्रा का आनंद उठाएं। और चलिए सबसे पहले हम भारत दर्शन पर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से एक बार आ पहुंची है हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस आपके पास। मज़ा आता है हर बारी एक नई जगह घूमने में। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज की अपनी यात्रा पर। और देखिए आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमें कहाँ लेके जा रही है। और ये पहुंची हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमको लेके तमिलनाडु। तमिलनाडु में अब हम कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु में हम जाएंगे उदगमंडलम, जो कि पॉपुलर नेम है जिसका ऊटी। और ये एक नीलगिरी रेंज में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये एरिया पहले टोडा ट्राइब्स का ओरिजिनल रीजन था, जो कि 18 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया और इसको डेवलप किया एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन के रूप में। और इसको सही रूप में कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। क्वीन ऑफ हिल्स इसको कहा गया है इसकी सुंदरता के लिए। जब आप ऊटी जाते हैं, यहाँ की लेक्स, यहाँ के वाटरफॉल्स, यहाँ के टी गार्डन, यहाँ के मिस्टी फॉरेस्ट, इन सब में आप बिल्कुल गुम हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस यहीं के होकर के हम रह जाएं। अब नीलगिरी में ऊटी में देखने के लिए और क्या-क्या चीज़ें हैं, चलिए चले ज़रा आगे। सबसे पहली और सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ पर देखने की है वो है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। ये ईयर 1899 में स्टार्ट हुई और लगभग 100 साल पुरानी इस ट्रेन को यूनेस्को ने 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी के में भी सिलेक्ट किया है। और ये छोटी सी ट्रेन जब कुन्नूर से लेकर उदगमंडलम तक का डिस्टेंस 5 घंटों में कवर करती है। ये इंडिया की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन भी है। तो ये इतने सुंदर सुंदर जगहों से होकर निकलती है, कभी ये टनल्स में जाती है, कभी झरनों के पास से गुजरती है, कभी फॉरेस्ट की तरफ जाती है। और ये एक इतनी सुंदर दृश्य हमारी आंखों के सामने ले आती है जिसको भुला पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और आज सबको याद तो होगा वो फेमस सॉन्ग छैया छैया, वो भी इसी ट्रेन पर फिल्माया गया था। ऊटी डेफिनेटली फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। आगे बढ़ें। आगे चलते हैं हम एवलांच लेक की ओर। इसके नाम से भ्रमित मत होइएगा, यहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं पड़ती, कोई बर्फ़ का तूफान नहीं आया यहाँ पे जिससे एवलांच आ गया हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे लैंडस्लाइड ज़रूर हुई थी और उसी लैंडस्लाइड की वजह से ये लेक बनी। और एक ये मिसनॉमर है कि इसका लैंडस्लाइड लेक की जगह इसका नाम रख दिया गया एवलांच लेक। बट चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई ये लेक एक बहुत ही अद्भुत दृश्य उपस्थित करती है और लोग यहाँ की शांति में जा कर के बैठना बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ में दो और बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जो यहाँ बहुत फेमस हैं। पहली है लेक एमराल्ड और दूसरी है लेक ऊटी। लेक एमराल्ड अपनी शांत सराउंडिंग्स के लिए जानी जाती है और जो लोग शांति प्रिय हैं, एक्टिविटीज़ से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत आइडियल स्पॉट है नेचर को एंजॉय करने के लिए। इसके विपरीत लेक ऊटी कहा जाता है कि मछुआरों ने इसको डेवलप किया था अपने फ़िशिंग के लिए, मगर धीरे-धीरे ये एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गई और अब यहाँ बोटिंग और कई तरह के और वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। इसी के पास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी जगह है जिसको कहा जाता है थ्रेड म्यूज़ियम। थ्रेड म्यूज़ियम जाना जाता है अपनी बहुत ही सुंदर थ्रेड से बनी हुई कलाकृतियों के लिए।
यहाँ पर जो भी थ्रेड वर्क हुआ है उसमें कहीं पर भी सुई का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसको बनाने में लगभग 6 करोड़ मीटर धागे का इस्तेमाल हुआ है। और इस सुंदर गार्डन को बनाने का क्रेडिट जाता है एंथनी जोसेफ को। है ना मज़ेदार जगह? और यहाँ पर जा कर के आप इन थ्रेड से बने हुए फ्लावर पॉट्स, फ्लावर्स की परचेजिंग भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन की ओर। ये गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया गया बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और यहाँ का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है यहाँ का फॉसिल ट्री। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो फॉसिल ट्री है उसकी एज लगभग 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। सो इस बॉटनिकल गार्डन में ये फॉसिल ट्री जो है वो एक बहुत मेजर अट्रैक्शन है और ये तमिलनाडु हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ये गार्डन मेंटेन किया जाता है। इसके आगे हम चलते हैं सेंट स्टीफन चर्च और स्टोन हाउस। सेंट स्टीफन चर्च इंडिया के कुछ सबसे पुराने चर्चिस में से एक है और इसके अंदर आपको रोमन वास्तुशिल्प का बहुत ही बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। साथ ही में है स्टोन हाउस, जो कि कहा जाता है यहाँ पर बना पहला इंग्लिश हाउस था जहाँ पर आकर के ब्रिटिशर्स ने रहना शुरू किया। अब ये एक म्यूज़ियम बना दिया गया है और इसकी कलाकृति, इसकी वास्तुकला तो देखते ही बनती है। आगे हम चलते हैं पैकारा फॉल्स की तरफ और कल्हाटी वाटरफॉल्स की तरफ। पैकारा वाटरफॉल्स पैकारा विलेज के पास है और इसी कारण इसका नाम पड़ा है। ये छोटे छोटे रैपिड्स की एक सीरीज़ है जिसमें बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी आ जाता है और लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का भी अरेंजमेंट है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। कल्हाती फॉल्स अपनी शांत सराउंडिंग्स के कारण ज़्यादा जाना जाता है। जो लोग थोड़ा एक्टिविटी से दूर रहते हैं और नेचर की सुंदरता को शांति से बैठ कर के एंजॉय करना चाहते हैं, कल्हाती वाटरफॉल एक आइडल प्लेस है उन सब के लिए। इसके आगे हम चलते हैं डोडा बेटा पीक की ओर। डोडा बेटा का मतलब है सबसे ऊंचा, तो डेफिनेटली तमिलनाडु में ये सबसे ऊंची पीक है। और जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो यहाँ पर टेलीस्कोप्स का भी अरेंजमेंट है जिससे आप नीचे 3 सिटीज़ का व्यू ले सकते हैं, ऊटी, कुन्नूर और कोयम्बटूर। इतनी ऊंचाई से 3 सिटीज़ को देखना अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है। आगे हमें देखने को मिलेंगे टोडा हट्स। टोडा हट्स बहुत ही खूबसूरत हट्स हैं जो बनाए हैं टोडा ट्राइब्स ने। टोडा ट्राइब्स यहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स हैं और ये बेसिकली डेयरी फार्मर्स हैं। इनके घरों की ये यूनिकनेस है कि इनमें ज़्यादातर घरों में आपको कोई विंडो देखने को नहीं मिलेगी। एक घर लोगों के लिए होता है और दूसरा घर बफेलोस के लिए होता है, जो कि इनके कल्चर का सब पार्ट है। तो इनका यूनिक आर्किटेक्चर लोगों को अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे पर्सन वैली रिजर्वायर। ये बेसिकली एक फॉरेस्ट रीजन है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही कंट्रोल में है और इसीलिए यहाँ जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन ज़रूर लेनी पड़ेगी। साथ ही में मधुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क का भी आप आनंद उठा सकते हैं। कामराज सागर डैम जो है वो बॉलीवुड की फिल्मों के लिए एक बहुत ही आइडल शूटिंग प्लेस भी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रोज़ गार्डन भी देखने को मिलता है जहाँ पर नियरली 20,000 रोजेज़ जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली ऊटी इज़ अ मस्ट गो प्लेस। अगर कभी भी हम साउथ इंडिया की तरफ अपना टूर प्लान करें तो ऊटी को वहाँ पे मिस ना करें। तो बहुत सुंदर जगह लगी ना ऊटी, तो सही ही इसका नाम रखा गया है क्वीन ऑफ हिल्स। तो चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अब अपनी क्लास की ओर। थैंक यू पूनम देवी मैडम। मजा आया ना बच्चों? देखिए, आपको हम हर क्लास में ये भारत दर्शन के माध्यम से एक टूरिस्ट प्लेस का हम दर्शन कराते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आपको एक अपने साथियों के साथ में ब्रेन स्टॉर्मिंग से भी एक एक्टिविटी करनी है कि आप पर्यटन के साथ साथ इस यात्रा से आप ज्योग्राफी का क्या सीखते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसी वीडियो के बारे में आपको बता दूं। इसमें आपने लेक्स को देखा, तो लेक्स में किस टाइप की लेक्स थी। ऐसी आपने इसमें जलप्रपात देखे, तो जलप्रपात के बारे में आप उस पे एक डायरी में आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ की जो फिजियोग्राफी देखी है उसके बारे में आप ज्योग्राफी के नज़रिए से सोच सकते हैं। और ऐसे ही आप यहाँ टोडा जाति का जिक्र हुआ है,
तो ये सारी चीजें कि हम अपने पर्यटन की इस यात्रा में, हम पर्यटन को तो देख ही रहे हैं पर्यटन के नजरिए से, तो लेकिन हम ज्योग्राफी के नजरिए से इसमें क्या सीख रहे हैं, क्या क्या चीजें हमने सीखी, तो आप अपने साथियों से चर्चा कर सकते हैं कि जो आज की यात्रा हमारी थी वो ऊटी का एक पर्यटन के नजरिए से थी, ज्योग्राफी की हमने इसमें ये बातें सीखी हैं, तो इस नजरिए से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में इसे नोट करके आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बस अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास पर। पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि प्रवास क्या है, माइग्रेशन हम किसे कहते हैं, और उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान के दो कंसेप्ट थे, उनको हमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था। उसके साथ साथ ही दो हमारी टर्मिनोलॉजी और थी, उत्प्रवास और अप्रवास। ये भी हमने डायग्राम्स के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से आपको क्लियर किया था। और साथ साथ ही आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर भी हमने चर्चा की थी, और आंतरिक प्रवास की प्रमुख धाराएं, उन पर भी हमने बातचीत की थी। और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा एक थिंक करने के लिए, सोचने के लिए आपके एक कार्य दिया था कि भी प्रवास के कारण क्या है, उसकी एक एक्टिविटी सी दी थी, तो शायद आपने उस पर सोचा होगा क्या होगा। तो आज हम अपने जो टॉपिक की शुरुआत है वो वहीं से करते हैं कि प्रवास के कारण क्या है, प्रवास होता क्यों है, तो इसको लेकर हम आगे चलते हैं। देखिए वैसे तो लोग अपने जन्म स्थान और निवास स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। तो जन्म स्थान और निवास स्थान शब्द मैंने इसलिए यूज किए हैं कि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति का जन्म स्थान है वो इसका निवास स्थान भी है। व्यक्ति का जन्म कहीं है, वो जन्म स्थान पर भी हो सकता है, और जन्म स्थान चेंज करके वो अपने निवास स्थान किसी दूसरी जगह भी निवास स्थान बना सकता है। तो चाहे व्यक्ति का जन्म स्थान हो, चाहे निवास स्थान हो, भावनात्मक रूप से लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि लाखों लोग अपने जन्म स्थान या निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाकर बस जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन जो ये कारण है, इनमें बेसिकली आप दो चीजों पे आप अगर गौर करें, तो पहली बात तो ये कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन, आप ध्यान से देंगे कि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन और वहां पर रहने वाली भौगोलिक दशाएं, दो चीजों को आप देखें, ये दो फैक्टर हैं जो मिलकर या तो उस क्षेत्र को उदासीन बनाते हैं, जिससे छोड़कर जाने की स्थिति में लोग आ जाते हैं, या आकर्षित करते हैं बाहर से लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो प्रवास के दो कारण बन जाते हैं, दो भागों में बांटकर हम प्रवास के कारणों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है प्रवास के अपकर्ष कारक। पहला जिसे प्रतिकर्ष कहते हैं, इसको अंग्रेजी में पुश फैक्टर कहते हैं, और जो अपकर्ष है इसको पुल फैक्टर कहते हैं। पुश का मतलब है धक्का देना या उस स्थान को उदासीन बना देना, छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देना, और अपकर्ष कारकों का मतलब है अपनी तरफ को खींचना, आकर्षित करना। तो इन दो आधारों पर हम प्रवास के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले ये लिस्ट है, आप पहले पुश और पुल फैक्टर का कंफ्यूजन दूर कर लें। पुश फैक्टर जो है वहां से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और पुल जो है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और इसमें हम जब ये देखते हैं तो पहले प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रतिकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो किसी स्थान को या निवास स्थान कह लीजिए, उद्गम स्थान कह लीजिए, छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं कि लोग वहां से मजबूरी वश छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो उनको प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। इसमें सबसे पहला कारण है गरीबी या रोजगार के अवसरों की कमी। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने निवास स्थान को या उद्गम स्थान को सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं कि उनके वहां पर उनको रोजगार की कमी है, या अपने परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करने में उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो छोड़ करके ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां पर उनके रोजगार की अच्छे अवसर उपलब्ध हो। तो पहला कारण प्रतिकर्ष जो या लोगों को जो किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, वह है गरीबी या रोजगार के अवसरों की कमी। दूसरा कारण है कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। तो इस फैक्टर को आप लीजिए, क्योंकि भारत में काफी बड़ा फैक्टर है जो प्रवास के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भारत किसानों का देश है, यहाँ की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गाँव में खेती में लगा हुआ है, और कृषि ही उनकी जीविका का मुख्य व्यवसाय है। तो आमतौर से ऐसा देखा जा रहा है कि भी कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। कृषि की जो भूमि है वो सीमित है, उसमें वृद्धि नहीं हो सकती, क्षेत्रफल सीमित होता है देश का, और जनसंख्या हमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। जब खेती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो परिवार के कुछ सदस्य उसमें से निकलकर दूसरी जगह जाकर काम करना शुरू कर देते हैं,
जिससे अपनी रोजी रोटी कमाने का वो इंतजाम कर सके। तो ये भी जो अत्यधिक दबाव है, ये भी एक कारण है प्रतिकर्ष जो किसी जगह को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। तीसरा कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कम से कम वो स्वस्थ रहें। अगर किसी क्षेत्र में ये सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तब भी वो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए। ये भी एक फैक्टर इसका प्रतिकर्ष कारक हो सकता है। तो रोजगार में कमी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं का अभाव, तो ये कुछ कारण हैं जो प्रतिकर्ष कारक हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं जो किसी स्थान को छोड़ने के लिए लोगों को मजबूर कर देती हैं। वो वहां से लोग जाकर दूसरी जगह बसना पसंद कर लेते हैं या चुन लेते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ की समस्या है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ साल में सूखा पड़ जाता है। तो उन क्षेत्रों से जनसंख्या का पलायन हो जाता है और दूसरे क्षेत्रों में जाके बस जाती है। तो ये भी एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। ऐसे युद्ध और अशांति है। युद्ध के हालात में भी लोगों अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते और वहां से जाकर दूसरी जगह पर बस जाते हैं या उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे आजकल मिडिल एशिया के देशों में काफी प्रॉब्लम्स इस तरह की चल रही है और जब वहां पर युद्ध या अशांति की स्थिति होती है तो लोग अपने आसपास के देशों में पलायन कर जाते हैं और ये प्रवास का प्रतिकर्ष कारक बन जाता है। ऐसे स्थानीय संघर्ष हो सकता है। तो स्थानीय संघर्ष में आप जैसे दो दो परिवारों का संघर्ष है या कोई दो समुदायों का संघर्ष हो सकता है या कोई और किसी तरह का राजनीतिक संघर्ष वहां पर हो सकता है। तो ऐसे स्थानीय संघर्ष में भी लोग अपने आप को खतरे में डालना पसंद नहीं करते हैं और वहां से पलायन कर जाते हैं। इसके अलावा बीमारियां और महामारियां भी लोगों को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं। और इसका उदाहरण आपने अभी अभी देखा है कि कोरोना वायरस की वजह से आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग नगरों से गांवों को लौट गए हैं। और एक बहुत बड़ा इफेक्ट इसका यह कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो एक देश से दूसरे देश में होता था, उस पर इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। सभी देशों ने अपनी सीमाएं सील कर दी, बाहर से लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये कुछ कारण हैं जो प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में रखे जाते हैं। इनको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रोजगार के अवसरों में कमी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और अशांति, स्थानीय संघर्ष, बीमारियां और महामारियां, ये हमारे प्रवास के कुछ ऐसे प्रतिकर्ष कारक हैं जो किसी जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब आइए हम उन कारणों को देख लेते हैं जो हमारे किसी स्थान को प्रभावित करते हैं, किसी स्थान पर लोगों के आने के लिए। इनको हम प्रवास के अपकर्ष कारक कहते हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक ऐसे कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनके आकर्षण से लोग वहां पर आकर बसना शुरू कर देते हैं या खिंचे चले आते हैं, हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला है रोजगार के बेहतर अवसर। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जहाँ रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं लोग वहां पर आकर रहना पसंद करते हैं। आप इसका देख सकते हैं कि किसी चौराहे पर आप देखें कि वहां पर कोई कारखाना या फैक्ट्री लग जाती है तो लोगों को रोजगार मिलने लगता है, उसके सारे से और चीजें डेवलप हो जाती हैं तो लोग वहां पर जाकर बसना शुरू कर देते हैं। नियमित काम का मिलना है। एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ आप पूरे महीने आपको काम मिलता रहेगा। ये भी एक फैक्टर है जो प्रवास के कारणों को में प्रतिकर्ष कारक हो जाता है। शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं हो सकती हैं, ये अच्छी सुविधाएं होंगी, ये भी लोगों को आकर्षित करती हैं। ऐसे ही आपके भविष्य में उन्नति की आशा है, शांति व सुरक्षा है और राजनीतिक स्थायित्व है। तो शांति और सुरक्षा और राजनीतिक स्थायित्व को भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़े कारण है जो किसी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए बनाते हैं। तो ये कुछ कारण है जो हमने प्रतिकर्ष कारकों में जिक्र किया है। इसको देख सकते हैं, रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं, भविष्य में उन्नति की आशा, सुरक्षा व शांति और राजनीतिक स्थायित्व। तो हमने इनको दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप थोड़ा सोचिए, थिंक कीजिए, क्या भविष्य में कोई और कारण ऐसा हो सकता है जो प्रवास का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है? आप जरा गौर करें ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये ग्लोबल वार्मिंग या इसी तरह से चलता रहा या जलवायु में हमारे यहाँ बदलाव होते हैं
तो उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हम ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो हमें इस नज़रिए से सोचना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, जनसंख्या में, उसमें जलवायु में परिवर्तन होगा, अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे तो समुद्र का तल ऊपर उठने लगेगा, जो समुद्र के किनारे के हमारे के आसपास के लोग हैं इनका क्या होगा, या जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ जाएगा या जहाँ पर वर्षा की कमी हो जाएगी वहां से जनसंख्या का पलायन की क्या स्थिति हो सकती है। तो ये हमारे थिंक करने के विचार हैं कि ये भी क्या भविष्य में पलायन उसके लिए प्रवास के लिए जिम्मेदार कारकों में बन सकता है। तो क्योंकि भविष्य में, फ्यूचर में ये कारण बन सकता है, पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ है और जनसंख्या का के पलायन के लिए ये चीजें जिम्मेदार रही हैं। क्योंकि हम इस पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट देने वाले हैं आगे, तो थोड़ा सा इस स्थिति पर आप विचार करना शुरू कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं इन कारणों का गणितीय विश्लेषण करते हैं। गणितीय विश्लेषण का मतलब ये है कि ये कारण किस तरह से जिम्मेदार है, क्या इनमें कोई एक कारण ज्यादा जिम्मेदार है या कुछ कारण ज्यादा जिम्मेदार है या सारे कारण किस तरह से इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो इसको हम एक कैलकुलेशन से कर लेते हैं। तो पहला कारण हमने लिया रोजगार, काम, ये कितना इफेक्टिव करता है और जनसंख्या के किस वर्ग को करता है। तो डाटा के अनुसार ये पता लगता है कि 24% पुरुष जो हैं, जितने भी लोग प्रवास करते हैं उस प्रवास में जो 24% हैं वो पुरुष प्रवास रोजगार और काम की तलाश से होता है। महिलाओं में ये प्रवास बहुत कम है, 2%। ऐसी विवाह है भारत में, तो विवाह में पुरुषों का जो प्रवास है वो मात्र 4% है और महिलाओं का जो है 66% प्रवास महिलाओं में जो होता है वो विवाह के कारण होता है। व्यवसाय में लगभग स्थिति बराबर सी है पुरुषों की और महिलाओं की। शिक्षा में, शिक्षा का जो प्रवास है वो 2% पुरुषों में होता है और 1% महिलाओं में होता है। ऐसे ही तो ये बेसिकली अगर हम इनको देखें, जन्म के बाद जाना, परिवार के साथ चले जाना, तो ये जो कारण है, जैसे जन्म के साथ बाद जाने में 14% पुरुषों का प्रवास होता है, 4% महिलाओं का होता है। परिवार के साथ जाना 20% पुरुषों में है और 12% महिलाओं में है। अन्य कारणों में बहुत सारे कारण, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ जाती हैं, तो इनमें 34% पुरुषों में है और 13% महिलाओं में है। तो कुल मिला के अगर इस तालिका का हम विश्लेषण करें, तालिका को देखें, तो दो बड़े फैक्टर निकल के आते हैं। एक तो प्रवास में, पुरुषों में जो प्रवास हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है रोजगार और काम, और महिलाओं में जो प्रवास है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो विवाह है। लेकिन भारत में एक स्टेट ऐसा भी है जो मेघालय, जिसका नाम आपने सुना होगा, मेघालय का। मेघालय में प्रवास के नियम शेष भारत से अलग है। आमतौर से और भारत में विवाह में महिला को अपना मैका छोड़कर ससुराल में जाना पड़ता है, लेकिन मेघालय में वहां पर जो परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो मात्र सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक नहीं है। वहां पर पुरुष प्रवास करते हैं महिलाओं के घर पर, तो ये स्थिति वहां पर है। आप इसका कारण जान सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे जनजातीय समाजों में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो महिलाओं के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। उनको भी आप देख सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। तो ये विश्लेषण हमने किया है प्रवास के कारणों का। मैं समझता हूँ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके सामने। उसी डाटा को जो हमने तालिका के माध्यम से दिया था, उसी डाटा को हमने ये एक डायग्राम के द्वारा आपके सामने रखा है। ये एक हमारा स्किल है, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीजें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए कि डाटा को हमें तालिका से कैसे प्रेजेंट करना है, तालिका को हमें डायग्राम के शक्ल में कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये हमें प्रैक्टिकल में सीखना होता है। तो साथ ही साथ हमारा जो प्रैक्टिकल का काम है वो भी हमारा चल रहा है, ये स्किल भी हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं कि हम किसी डाटा को, ज्योग्राफिकल डाटा को हम तालिका से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, और उसको हम डायग्राम के माध्यम से या फ्लो चार्ट के माध्यम से किस तरह से कर सकते हैं। तो ये प्रवास का वही डाटा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ये एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। काम और रोजगार का है, शिक्षा का है, जन्म के बाद जाना है, व्यवसाय है, विवाह है, तो ये वही दोनों का, स्त्री और पुरुषों का ये डाटा आपको दिया हुआ है। अब इससे आगे जब हम चलते हैं तो उससे पहले आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे कि भाई हम ये देखें कि प्रवास के कारण हमारे लिए क्लियर हुए या नहीं हुए। तो इसको समझने के लिए हमने ये केस स्टडीज ली है, ये आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है। ये हमने एनसीईआरटी के बुक से ही केस स्टडीज ली हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। देखिए कि एक केस स्टडी को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैं मोहम्मद आरिफ खान हूँ। मैं अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ 30 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर खेतों में काम करता हूँ। यहाँ सभी 30 दिन काम नहीं मिलता।
इसके साथ मैंने खेती के लिए पट्टे पर जमीन ले रखी है ताकि मैं अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूं। मेरी पत्नी बीमार है और तपेदिक से पीड़ित है। स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं के अभाव और पैसे की कमी के कारण मैं अपनी पत्नी का इलाज कराने में असमर्थ हूँ। प्रचलित परिस्थितियों ने मुझे भ्रमित कर रखा। ये केस स्टडी है आरिफ खान के नाम से एनसीईआरटी की बुक में। ऐसे ही तमिलनाडु के तट पर एक रहने वाली सुबलक्ष्मी महिला की है। मछुआरा समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं और वहां पर सुनामी आई। सुनामी से उसके 2 बच्चे और परिवार के सदस्य सुनामी में बह गए। उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वो उस जगह को छोड़कर चेन्नई में आके बस गई। चेन्नई की गंदी बस्ती में वो रह रही है और घरेलू नौकरानी का वो कार्य करती है। अब उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। खाली समय में वो अपना कूड़ा बीनने का कार्य करती है और लेकिन वो अपने उस जगह को याद करती है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती वहां पर क्योंकि उसके दिमाग में सुनामी की तरंगों का भय है। तो ये 2 केस स्टडी हमने ली हैं। अब आपको इनका अध्ययन करना है और इसमें से आपको प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण छांटने कि कौन से कारण है जो उनको वहां से इस जगह को छोड़ने के लिए प्रेरित करें कि जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, और कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी तलाश है उनको कि भी अगर ये चीजें मिलेंगी तो हम दूसरी जगह जाकर बसेंगे। तो इन 2 केस स्टडीज को पढ़कर आपको इन दोनों के लिए, आरिफ खां के लिए, आपको एक पता लगाना है कि कौन से कारण प्रतिकर्ष के हैं, कौन से कारण यहाँ पर अपकर्ष के, इनकी एक लिस्ट आपको बनानी है। ये किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये 2 केस स्टडी हमने ली हैं और ये केस स्टडी हमने वही एनसीईआरटी की बुक से ही है। ये एक मनीष गावरकर की है और एक मोहन सिंह की है। इन दोनों की केस स्टडीज को पढ़ना है और मोहन सिंह की स्थिति का अध्ययन करके उसके लिए प्रवास के अपकर्ष कारणों की गणना की है कि यहाँ पर ऐसे कौन से कारण हैं जिनके लिए यहाँ पर आकर बसना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। तीसरी चीज ये है कि ये 2 स्थितियों की आप तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि सुब्बालक्ष्मी और मनीष गावस्कर की स्थितियों की तुलना कीजिए। निम्न बिंदुओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। दोनों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर है, दोनों के प्रवास के कारण क्या हैं, उसमें ऐसे ही दोनों के परिवारों का भविष्य का क्या क्या अनुमान आप लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि किस स्थान पर भविष्य कैसा इनका रहेगा। तो ये आपको कुछ एक्टिविटी अपने घर पर करनी है और अपने अध्यापकों को इनको दिखाना है कि इस तरह से प्रवास के हम कारणों का अनुमान लगा सकते हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने परिवार में बात कर सकते हैं कि भी आपके मदर फादर किस गांव में रहे, वहां से क्यों आए हैं, ऐसी और परिवारों के बारे में पता कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से एक समझ आपके प्रवास के कारणों के विषय में बन जाएगी और आशा है कि ये सारे फैक्टर्स आपके प्रवास के समझ में आ गए। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है और इनको आपको जैसे ही स्कूल आपके खुलेंगे तो अपने अध्यापकों को इनको दिखाना है और उनसे बात भी करनी है। चलिए अब आगे हम देखते हैं भारत में प्रवास का विश्लेषण हम कर लेते हैं कि प्रवास का किस तरह से यहाँ पर विश्लेषण होता है। तो डेटा के अनुसार भारत में 2000 की जनगणना के अनुसार पिछले निवास स्थान के आधार पर लगभग 45.6 करोड़ लोगों को प्रवासियों के रूप में माना गया है। ये 2011 की जनगणना का डाटा है कि लगभग भारत में 45.6 करोड़ लोगों को प्रवासी के रूप में माना गया है। और ये अगर हम अगर हम प्रतिशत के रूप में देखें तो लगभग 37% ये इसमें बनता है। 37.6% ये इसमें बनता है और इनमें से 11.9 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में इन्होंने अपना निवास स्थान बदला। यानी कि 2001 से 2011 के बीच में 11.9 करोड़ लोगों ने अपना निवास स्थान बदला है। तो 45.6 करोड़ लोगों को प्रवासी के रूप में माना गया है। इनमें से 53,66,000 के करीब लोग दूसरे देशों से आए हैं जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कह सकते हैं। और 11 करोड़ 9 लाख लोगों ने लगभग पिछले 10 सालों में अपना निवास स्थान बदला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास प्रवास का डाटा है और इसको हम 2 भागों में बांट कर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि पहले हम देख लेते हैं आंतरिक प्रवास भारत में किस तरह से रहा है। आंतरिक प्रवास में लोगों का आवागमन देश के अंदर होता है। आंतरिक प्रवास हम उसको कहते हैं कि जिसमें लोगों का जो आवागमन है, प्रवास का जो आवागमन है वो देश के अंदर ही होता है। और आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हमने पढ़ी, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। तो ये 4 धाराएं हमने आपको पढ़ी थी। तो हम इंटरनल प्रवास में इसी के ऊपर बात करते हैं कि रूरल टू रूरल जो प्रवास है वो कितना, तो 69.3% जो प्रवास है भारत में वो रूरल टू रूरल है।
यानी कि प्रवास में सबसे बड़ा योगदान रूरल टू रूरल का या ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास का, और इसमें भी 49.6% पुरुषों का है और 75% जो है वो महिलाओं का है। तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास सबसे ज्यादा है और इसमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे ग्रामीण से जब नगरीय की बात करते हैं तो 15.7% प्रवास है और इसमें आपका 27.3% पुरुषों में है और 11.9% महिलाओं में है। ऐसे ही अगर हम नगर से नगर की बात करते हैं तो टोटल प्रवास 9.2% है, इसमें से 15.4% नगर पुरुषों में है और 7.1% जो प्रवास है वो हमारा महिलाओं का है। ऐसे ही नगर से ग्रामीण में टोटल प्रवास 5.8% है और 7.7% आपका पुरुषों में है, 5.3% आपका महिलाओं में। तो ये चारों धाराओं के हिसाब से हमने लिया है। जब हम इस तालिका को देखते हैं, इसके आधार पर विश्लेषण करते हैं और एक विश्लेषण की एक शीट तैयार करते हैं तो ये चीजें निकल के आती हैं। पहला क्या है, भारत में सबसे अधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण धारा का, ये पहला पॉइंट निकल के आता है। आपने तालिका को देखा है पीछे, आप दोबारा देख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो प्रवास है वो ग्रामीण से ग्रामीण धारा में, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास की धारा ये सबसे ज्यादा हो रहा है। दूसरा है, इस प्रवास की धारा में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पुरुषों की तुलना में अधिक है। 75.7% महिलाओं का है, पुरुषों का इससे कम है। कारण इसका आपको पता है और आगे कुछ और कारणों का स्वयं खोज सकते हैं। ऐसे ही ग्रामीण से नगरीय प्रवास की धारा में जो कुल प्रवास 15.7% है, इसमें पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं से अधिक है और इसका कारण भी आप पता कर सकते हैं क्योंकि रोजगार इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। नगर से नगर प्रवास में भी पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं से ज्यादा है क्योंकि और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जो ये प्रवास होता है एक नगर से दूसरे नगर में, कि हम इस नगर में है, यहाँ से अच्छी सुविधाओं के लिए या अच्छे भविष्य के लिए हम दूसरे नगर में जा सकते हैं, तो इसमें पुरुषों का प्रवास ज्यादा है। और नगर से ग्रामीण प्रवास में पुरुषों का प्रवास अधिक तो है लेकिन महिलाओं के प्रवास में और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों का प्रवास लगभग आसपास ही है। तो ये प्रवास, इसमें वो लोग आते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद में अपने गांव को लौटते हैं या किसी और कारणवश से लौटते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये फिनोमेना अब चेंज हुआ है, ये एक स्पेशल कंडीशन सी बन गई है कोरोना वायरस से, तो लोग शहरों को छोड़कर गाँव में प्रवास में, तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा शायद इस जनगणना में हमारी में आएगा जो आगे हमारे 2021 में होगी। तो ये हमने इसके कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जो हमने आंतरिक प्रवास के उसमें देखे। आंतरिक प्रवास के बारे में एक बात और कही जाती है कि इसमें दूरी का जो प्रभाव है उसको ह्रासमान होता है, यानी कि जैसे जैसे प्रवास की दूरी बढ़ती जाती है इसका जो प्रतिशत है वो कम होता जाता है। ज्यादा दूरी पर कम प्रवास होता है, कम पास में ही प्रवास ज्यादा होता है। तो आंतरिक प्रवास पर दूरी का जो है ह्रासमान प्रभाव पड़ता है। भारत में प्रवास का दूरी पर ह्रासमान नियम लागू होता है। इससे इसको एक तालिका से समझा जा सकता है कि अगर हम भारत में बात करें तो आंतरिक प्रवास भारत में दो तरह का है। अंतरराज्य प्रवास, यानी कि एक राज्य के अंदर ही अंदर, इंट्रा स्टेट, एक राज्य के अंदर ही अंदर जो प्रवास होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग उसके विभिन्न जिलों में वहीं आप प्रवास करें तो ये आपका अंतरराज्य प्रवास कराएगा। और जितना प्रवास भारत में होता है उसका 84.2% जो प्रवास है वो एक ही राज्य के अंदर होता है। तो ये देखने की बात है कि आंतरिक प्रवास में जो प्रवास का सबसे अधिक भाग है वो एक राज्य के अंदर ही होता है और दो या दो से अधिक राज्यों में जो प्रवास है वो 13.8% होता है। 2% जो प्रवास है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम दूरी के प्रभाव कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूरी तक प्रवास नहीं होता, कम होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रवास की जो मात्रा है वो घट या प्रतिशत उसका वो घटता जाता है। एक फैक्ट और देखा है डाटा के हिसाब से कि एक ही राज्य में जब हम जिलों की बात करते हैं तो ज्यादातर जो प्रवास है लगभग 60% प्रवास एक ही जिले के अंदर होता है। तो ये आंतरिक प्रवास का एक ये दूरी के संदर्भ में ये उसका एक पैटर्न पाया जाता है कि आंतरिक प्रवास में एक ही राज्य में ज्यादा प्रवास होता है, एक ही राज्य के अंदर एक ही जिले में प्रवास की मात्रा का प्रतिशत ज्यादा पाया गया है और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवास की मात्रा है वो आंतरिक प्रवास से कम है। मात्र 13.8% जो प्रवास है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में पाया गया। तो ये दूरी का प्रभाव प्रवास पर देखा गया। जब हम इसको एक चित्र में देखते हैं तो ये एक आंतरिक प्रवास का एक चित्र है, जो मैप है आप उसके सामने। इसमें प्रवास की धाराएं दिखाई गई हैं कि प्रवास किस तरह से हो रहा है।
और एक बात ध्यान रखने की ये है कि ये प्रवाह चित्र के द्वारा दिखाया गया है। आप जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ प्रवाह चित्र आपको बनाना सिखाया जाएगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। ये यातायात दिखाने के लिए, प्रवास दिखाने के लिए और नदी की धाराओं का जो वेग है उसको दिखाने के लिए बहुत उपयुक्त एक ये डायग्राम होता है जिसको हमें सीखना है आगे। तो ये थोड़ा सा मैं हिंट्स आपको इसको दे रहा हूँ कि ये प्रवाह चित्र आपका प्रैक्टिकल में सीखना आपको उसके माध्यम से ये प्रवास दिखाया गया है। तो इसके बारे में आप अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं कि प्रवाह चित्र क्या है, ये कैसे बनता है। जब प्रैक्टिकल की क्लासेस चलेंगे तो हम भी इसको आपको बनाना बताएंगे कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ, कलकत्ता की तरफ, दिल्ली की तरफ प्रवास के जो साइन है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये आंतरिक प्रवास का 2011 का आपके सामने मानचित्र। तो मैं समझता हूँ कि आंतरिक प्रवास आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा इससे पहले आप एक एक्सरसाइज देख लें कि ये चित्र हैं, इनका आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। ये आंतरिक ये प्रवास के दो चित्र हैं आपके सामने, अंतर्राज्यीय प्रवास और ये अंतर्राज्यीय प्रवास, दोनों चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र जो है ये अंतर्राज्यीय प्रवास का है और दूसरा जो चित्र है, जो डायग्राम जो बना हुआ है आपका, इसमें ये अंतर्राज्यीय प्रवास का है। यानी कि पहले में एक ही राज्य के अंतर्गत प्रवास दिखाया गया, दूसरे में एक से ज्यादा राज्यों के बीच में प्रवास का डाटा दिया गया है। तो इसको आपको देखना है और ये नीचे जो कुछ प्रश्न है इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। जैसे पहला प्रश्न है, आपको ये थिंक करना, क्रिटिकली सोचना है कि दिए गए चित्रों में अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं को दर्शाया गया। इन दोनों चित्रों का विश्लेषण करके तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना। आपको कंपैरिजन करके एक रिपोर्ट बनानी। क्या रिपोर्ट बना सकते हैं? आपको एक जनरल से छोटी छोटी दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपका अंतर्राज्यीय प्रवास है, तो इसमें महिलाओं और पुरुषों को देखिए आप, तो चारों धाराओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। चारों धाराओं में महिलाओं के, ग्रामीण से ग्रामीण में भी महिलाओं का बार ज्यादा है पुरुषों से, ग्रामीण से नगरीय में भी महिलाओं का बार ज्यादा है, ग्रामीण से ग्रामीण में भी महिलाओं का बार ज्यादा है और ग्रामीण से नगरीय में भी। लेकिन जब हम अंतर्राज्यीय प्रवास को देखते हैं तो उसमें स्थिति बदल जाती है, नगरीय ग्रामीण से नगरीय प्रवास। तीन धाराओं में ये स्थिति सेम रहती है। ग्रामीण से ग्रामीण में भी महिलाओं की तादाद ज्यादा है, ग्रामीण से ग्रामीण में भी महिलाओं की का प्रतिशत ज्यादा है और नगरीय से नगरीय में भी। लेकिन ग्रामीण से नगरीय में ये पुरुषों का प्रभाव ज्यादा है। तो ये आपको अंतर निकल गया। ऐसे ही और आप बहुत सारे अंतर इसमें छांट सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको सोचकर बनानी है कि ये क्या इनमें दोनों में डिफरेंस है और क्या किस कारणों से है। तो ये आपके सामने दूसरे क्वेश्चन है, दोनों चित्रों में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास में महिलाओं की संख्या अधिक है, इसका कारण आपको बताना है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास में पुरुषों की संख्या अधिक है, इसका आपको कारण बताना है। तो ये चीजें आपको एक्सरसाइज के तौर पे आपको करनी है। तो अब तक हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, प्रवास के कारणों के ऊपर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है कि तो आपको केस स्टडी के माध्यम से प्रवास के कारणों को एनालाइज करना है। और प्रवास आंतरिक प्रवास के बारे में जो बताया उस पर हमने आपको एक ये एक्सरसाइज आपको दी है, तो इसको करना है। इस साथ साथ ही आप अपना होमवर्क भी नोट करते चले, इसको हमें आपको करना है। अब हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रवास को हमने क्षेत्र के आधार पर दो रूप में लिया था, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आंतरिक प्रवास की हम बात कर चुके हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं। तो भारत में होने वाला जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसमें एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका के देशों से ज्यादा होता है। दूसरी बात यह कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 53.63 लाख लोगों का प्रवास हुआ है। 53,63,हजार लोगों ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का के रूप में उनको गिना गया है। इनमें से भी 90% जो प्रवास है, यानी कि 47.66 लाख लोग भारत के बिल्कुल पड़ोसी देशों से भारत में आए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में 53,63,हजार लोगों को प्रवासियों के रूप में दर्ज किया गया है और इनमें भी 90% जो प्रवास है वो भारत के बिल्कुल पड़ोस के जो देश हैं जिनसे हमारी सीमाएं लगी हुई हैं उनमें से ही लोग भारत में आए। इनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, तिब्बत, भूटान और अफगानिस्तान प्रमुख। जब हम इसके डाटा को देखते हैं आगे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, भूटान और अफगानिस्तान, इनका डाटा आपके सामने दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो प्रवासियों की तादाद है बांग्लादेश से है, दूसरे नंबर पर भारत पाकिस्तान से है, तीसरा नेपाल का है और चौथा श्रीलंका का है, पांचवें पर म्यांमार है। इसके बाद में आपको डाटा दिया हुआ है, इससे आप आगे इसको
तुलनात्मक विवरण इसका प्रस्तुत कर सकते। अब मैं वंदना मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो रेडी रहे अपने क्विज के लिए, क्योंकि एक ये प्रोजेक्ट हमने आपको दिया है, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को आपको कर लें कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हो रही हैं और इसमें इसके ऊपर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो देखिए कि बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा ध्यान से इसको सुने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे यहाँ से प्रवास करके दूसरी जगह चले गए हैं, विदेशों में जाके चले गए हैं, या एक गांव को छोड़कर शहर में जाके बस गए और वो वहां पर बहुत सक्सेसफुल हुए, लेकिन उसके बाद में वो गांव में लौटे हैं या अपने देश में आए हैं और उन्होंने यहाँ के अपने उद्योग लगाए हैं, अपने व्यवसाय शुरू किए हैं और वहां पर लोगों को उससे लाभ हुआ है। उन्होंने समाज में लोगों को के उत्थान के लिए कार्य किया। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको तलाश करनी है कि जो लोग बाहर जाकर सक्सेसफुल हुए, वहां से फिर लौट के अपने गांव में आए या अपने आसपास के निवास स्थान पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, कोई कारखाना लगाया या कोई और काम किया और समाज के दूसरे लोगों को उससे लाभ हुआ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती पहुंची। तो ऐसी 5 सक्सेस स्टोरी आपको ढूंढनी है और उस पर आपको रिपोर्ट बनानी है। ये आपका हमारा आज का दिया हुआ एक प्रोजेक्ट रहेगा। इस पे आपको करना है कि अपने आसपास से ऐसी 5 सक्सेस स्टोरी ढूंढिए, सर्च कीजिए या पता लगाइए कि भाई ये ऐसे कौन लोग हैं जो समाज में पहले प्रवासी के माध्यम से जाके सक्सेसफुल हुए हैं, फिर लौट के आए हैं और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट के तौर पे काम हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं अब इसको एक रिविजन सा कर दूं। आज हम अपनी क्लास में सबसे पहले प्रवास के कारणों पर चर्चा की है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारणों पर। उसके बाद में भारतीय प्रवास को हमने पढ़ा है आंतरिक प्रवास के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में, और इस पे हमने अलग अलग धाराओं का किस तरह से प्रभाव रहा है, कैसे इसका वो प्रभाव उसका क्या है। 3 एक्सरसाइज हमने आपको दिए करने के लिए, वो आपके होमवर्क के रूप में है। एक आपको केस स्टडी दी गई है, एक आपका ग्राफ है जिसके माध्यम से आपको एक क्रिटिकली एक एक्सरसाइज वो रिपोर्ट तैयार करनी है और ये प्रोजेक्ट कार्य है। तो ये हमने आपको दिया है। अब आशा है कि मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं वंदना मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी आज की क्विज का प्रोग्राम शुरू करें। थैंक यू सर। तो बच्चों, प्रवास के कारक पढ़ने के बाद आप तैयार हैं क्विज के लिए? तो क्विज में पहला क्वेश्चन, पहला सवाल क्या है? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स सही है या गलत। पहला स्टेटमेंट, प्लेस फ्रॉम वेयर पीपल माइग्रेट आउट इज टर्म्ड एज अ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। क्षेत्र जहां से लोग बाहर प्रवास करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। बताइए बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे ट्रू या फॉल्स लिख दीजिए। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। वेरी गुड, शिखा राठौर ने सबसे पहले आंसर देने की कोशिश की है, पर ये आंसर शिखा आपने ठीक नहीं लिखा है, फॉल्स। वेरी गुड, पूजा पनिहार ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा। सेकेंड स्टेटमेंट, पुल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच अट्रैक्ट पीपल टू माइग्रेट टू एन एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। अपकर्ष कारक लोगों को गंतव्य स्थान की ओर आकर्षित करता है। अभी आज की क्लास में आपने पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, उसी को ध्यान में रखते हुए बताइए कि सेकंड स्टेटमेंट। वेरी गुड, ज्योति का मैंने सबसे पहले आंसर देखा, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरी गुड, और बहुत सारे बच्चों का मैं रिस्पॉन्स देख रही हूँ ट्रू में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज द मेन रीजन ऑफ माइग्रेशन फॉर मेल पॉपुलेशन। भारत में पुरुषों के प्रवास का प्रमुख कारण रोजगार है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? थर्ड स्टेटमेंट बताइए बच्चों। वेरी गुड, सबसे पहले पवन मिश्रा का सही आंसर, स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेरी गुड, रोशनी महतो और बाकी सभी बच्चे भी करेक्ट आंसर देते हुए। वेरी गुड। फोर्थ स्टेटमेंट, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इज माइग्रेशन बिटवीन द स्टेट। राज्य के बीच के प्रवास को अंतः राज्य कहते हैं, प्रवास कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? फोर्थ स्टेटमेंट बताइए बच्चों। फोर्थ स्टेटमेंट,
मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इज माइग्रेशन बिटवीन द स्टेट्स। आपको बताना है कि ये सही है या गलत। वेरी गुड, सबसे पहले मुझे आंसर दिखता हुआ फॉल्स में, वेरी गुड। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम मेल माइग्रेशन इज मोर डोमिनेंट? निम्न में से किस धारा में पुरुषों का प्रवास सर्वाधिक है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है बच्चों। पहला ऑप्शन अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा की तरफ, अंतःराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर की तरफ, अंतरराज्यीय प्रवास नगर से नगर धारा की तरफ और अंतःराज्यीय प्रवास नगर से नगरीय धारा की तरफ। फर्स्ट में से कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानते हैं आप लोग? नहीं पिंकी बेटा, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करिए। वेरी गुड, ये भारद्वाज करके एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, लव भारद्वाज, यस करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य प्रवासियों को सबसे अधिक आकर्षित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स? ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए हरियाणा, बी दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट? नहीं सौरभ बेटा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। वेरी गुड, सबसे पहले रहमान ने सही आंसर दिया है। सेकंड डी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। शरीफुल रहमान का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड बेटा, वेल ट्राइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड की तरफ हम देखते हैं आपके लिए और कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसपे आपको सोचना है। प्रकाश मुंबई के पास एक छोटे से कस्बे का निवासी है तथा उसने वहां से विज्ञान में स्नातक किया है। अब वो पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च चलाने के लिए नौकरी भी करना चाहता है। इसके लिए उसे मुंबई पसंद है क्योंकि उसे लगता है कि उसे वहां अच्छा वेतन और बाहर जाने के अवसर मिलेंगे। प्रकाश के इस विचार के पीछे प्रवास का निम्न में से कौन सा कारक मुंबई के लिए काम कर रहा है? प्रतिकर्ष या अपकर्ष? मेरी नजरें चैट बॉक्स पर ही है बेटा, देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब के साथ आता है। थर्ड का वेरी गुड, वेरी गुड विनीता, वेरी गुड, सही जवाब के साथ, वेरी गुड चिल्ड्रन। अब हम गूगल फॉर्म, जो लास्ट टाइम हमने गूगल फॉर्म आपको फॉरवर्ड किया था, उसमें से बेटा हमें 10,000 रिस्पॉन्सेस मिले हैं और ये हमारे सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर्स के साथ हमें फॉर्म्स को फॉरवर्ड किया था। वेरी वेल डन चिल्ड्रन। करिश्मा इज देयर, हंसिका, चंदा कुमारी, अनुराग तिवारी, चेतना, शिवम, राहुल, तीक्षा, नीरज एंड आशुतोष। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओवर टू यू सर। थैंक यू वंदना मैडम। बस तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज की क्लास का समापन करते हैं और उन जिन सोर्सों से हमने ये लेक्चर तैयार किया है, क्लास तैयार की है, उनका बहुत बहुत थैंक्स। और अगर इस क्लास में कोई हमसे एरर बोलने में हो गया तो प्लीज़ आप हमें कन्वे करें, इससे हम अगली क्लास में उसको क्लियर कर सकें। और उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैट बॉक्स में आज हमारी मदद की है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हम करते हैं और अगली क्लास, इसका जो रेस्ट पार्ट है, उसको लेकर हम आपके सामने अगले क्लास में हाजिर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।